आज मैं आपको 2017 की एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री फिल्म दिखाऊंगा जिसका टाइटल है अदर लाइफ। आगे स्पॉइलर हैं, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। दिल की धड़कन जैसा म्यूजिक सुनाई दे रहा है, साथ ही एक औरत की नीली आंख की क्लोजअप इमेज भी है। कालापन अंदर सेंटर की तरफ बढ़ता है और गायब हो जाता है। एक कैलिडोस्कोपिक नीली और हरी इमेज समुद्र पर बने पुल में बदल जाती है। रेन अमारी और जेरेड अमारी बीच पर काले वेटसूट में बैठे हैं। रेन जेरेड से पूछती है कि क्या वह वापस पानी में जाना चाहता है। वह मना कर देता है और पूछता है कि क्या वह हमेशा के लिए वहीं रहने वाली है। लेकिन रेन के गॉगल्स और फ्लिपर्स दिखाने पर वह मान जाता है। वे दोनों साफ पानी में तैरते हैं। एक और कैलिडोस्कोपिक इमेज एक बिल्डिंग की खिड़की से दिखने वाले व्यू में बदल जाती है। रेन अपनी आंखें खोलती है और उसकी दाहिनी आंख से काले फ्लूइड की धार टपक रही है। वह फर्श पर बैठी है। उसके चारों ओर खाली प्लास्टिक आई ड्रॉपर हैं। एक काउंटरडाउन घड़ी दिखाती है कि अदर लाइफ 6 दिन से कुछ ज्यादा समय में लाइव हो जाएगा। वॉइस ओवर रेन से शुरू होता है, जो टीडीए एक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक इंटरव्यू में बैठी है। एक इंटरव्यूअर उसके शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड पर कमेंट करता है जो 4 साल पहले खत्म हो गया था। रेन जवाब देती है कि यह एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ था जिसमें उसका भाई लगभग डूब गया था। इंटरव्यूअर अपनी संवेदनाएं जाहिर करती है, लेकिन रेन साफ करती है कि उसका भाई उस घटना में बच गया था। वे अदर लाइफ पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी के तौर पर बात करते हैं जिसे क्लासिफाई करना मुश्किल है। रेन इसे एक ड्रग नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर बताती है जो किसी को नई यादें प्रोग्राम करने देता है, जो केमिकल लेवल पर असलियत से अलग नहीं होती। रेन हॉस्पिटल में अपने भाई से मिलने जाती है। वह कोमा में है। वह उसकी आंख में काला फ्लूइड डालने के लिए एक और आई ड्रॉपर इस्तेमाल करने से पहले उसके ब्रेन वेव्स को पढ़ने के लिए एक लैपटॉप और हेडबैंड डिवाइस सेट करती है। फिर रेन ट्रेन में होती है जहां वह अपने पिता रॉबर्ट का कॉल मना कर देती है और फिर एक बिजी वर्कर स्पेस पर पहुंच जाती है। एक साथ काम करने वाला बायरन उसे अपनी लाइन में अप्रूवल क्लियर करने के लिए कहता है। अपनी दूसरी जिंदगी में वापस रेन प्लेन से कूदती है और पैराशूट से जमीन पर उतरती है, इससे पहले कि वह बायरन के साथ एक टेस्टिंग रूम में जागती है। इंटरव्यू का एक कटबैक बताता है कि रेन अपनी टेक्नोलॉजी के लंबे समय तक संपर्क में रहने के संभावित खतरों के बारे में खुलकर बोलती रही है। उसे डर है कि शारीरिक लक्षणों में दौरे और ब्रेन डेथ शामिल हो सकते हैं। रेन कंफर्म करती है कि रिस्क हैं, क्योंकि किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल रिस्की हो सकता है। रेन एक हाइकिंग एक्सपीरियंस को टेस्ट करते समय वॉइस ओवर में अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है। वह इसके बारे में बताती है, एक स्क्रिप्ट की तरह जिसे दिमाग किसी दूसरी याद की तरह फॉलो करता है, सबकॉन्शियस के टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट दिन बनाता है। लेकिन वह यह भी कहती है कि इससे ज्यादा चलने का कोई चांस नहीं है। रेन एक स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस टेस्ट करती है जिसमें वह स्नोबोर्डिंग से नीचे उतरने से पहले एक बर्फीले पहाड़ पर चढ़ती है। लेकिन एक्सपीरियंस रिपीट होता है, जिससे वह दिन की शुरुआत में केबिन में वापस आ जाती है। वह खुद को फंसा हुआ पाती है क्योंकि सेटिंग उसके आसपास बदलती रहती है जब तक कि बायरन उसे बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो जाता। जब तक वह ऐसा करता है तब तक वह एक्सपीरियंस के अंदर 6 दिन बिता चुकी होती है। वह जोर देती है कि वह कोड ठीक कर सकती है और वे अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि स्नोबोर्डिंग एक्सपीरियंस बहुत बिकने वाला था। एक सेल्स मीटिंग में सैम, जो रेन के साथ अदर लाइफ का को फाउंडर है, पोटेंशियल बायर्स को अदर लाइफ का आइडिया देता है। वह इसे खरीदने लायक फ्री टाइम के तौर पर बताता है जिसमें कोई काम से पहले या अपने लंच ब्रेक पर पूरे एडवेंचर का एक्सपीरियंस कर सकता है। सैम बताते हैं कि कैसे अदर लाइफ एक सिमुलेशन से कहीं ज्यादा थी और किसी की जिंदगी में सालों के अनुभव जोड़ सकती थी। वह क्लाइंट्स से यह पूछकर प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं कि वे अपनी अदर लाइफ के साथ क्या करना चाहेंगे। जब रेन आती है तो सैम उसे अपने को फाउंडर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और उसे टेक्नोलॉजी के पीछे की कुछ साइंस समझाने के लिए कहता है। मीटिंग के बाद सैम और रेन इस बात पर सहमत नहीं होते कि कंपनी को आगे क्या चाहिए। मीटिंग से बाहर निकलते समय रेन की मुलाकात डैनी से होती है, जो एक ऐसी डेट का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में वह भूल गई थी। वह माफी मांगती है लेकिन कहती है कि उसे काम करना है। इंटरव्यू में वापस इंटरव्यू लेने वाले जोर से रिपोर्ट पढ़ते हैं कि कैसे यूजर्स असलियत से अलग हो सकते हैं। वे बताते हैं कि ऐसा अनुभव कितना अकेला महसूस करा सकता है। रेन और बायरन उस रात देर तक स्नोबोर्डिंग अनुभव को डीबग करने के लिए काम करते हैं। काउंटरडाउन घड़ी दिखाती है कि अदर लाइफ लगभग 5 दिनों में लाइव हो जाएगी। रेन को कोड में गलती मिल जाती है और वह बिना किसी दिक्कत के नए वर्जन को टेस्ट करती है।
वे देर तक काम करते रहते हैं और बायरन रेन से पूछता है कि उसने कितने टेस्ट किए हैं। वह उसे 482 बताती है, जिसकी तुलना वह एक असली दिन में लगभग 20 दिन अदर लाइफ में जीने से करता है। डैनी एक रिपोर्ट देने आती है जो सैम ने अदर लाइफ के लंबे समय तक इस्तेमाल पर मांगी थी। रेन इसे पढ़ते हुए बताती है कि उसे इसके बारे में पता नहीं था। वह बायरन से यह भी कहती है कि वह उसके पीछे सैम के पास न जाए। बायरन को लगता है कि उन्हें जो रिकर्सिव ग्लिच मिल रहा है वह लंबे सिमुलेशन की वजह हो सकता है। वह और डैनी ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रेन काम करते रहने के लिए रुक जाती है। वह अपने भाई के साथ फिर से स्विमिंग सिमुलेशन करती है और फिर से अपने टेस्ट के खाली ड्रॉपर से घिर जाती है। वह अपने 340वें टेस्ट का रिजल्ट रिकॉर्ड करती है और कहती है कि अभी और टेस्टिंग की जरूरत है। इंटरव्यू लेने वाले ब्रेन और मेमोरी डिसऑर्डर के लिए अदर लाइफ के मेडिकल इस्तेमाल पर बात करते हैं। साथ ही यह भी कि यह लोगों के दिमाग में आइडिया डालता है। इससे होने वाले नैतिक मुद्दों पर भी बात करते हैं। रेन जोर देती है कि उसके मन में कोई और इस्तेमाल नहीं है। रेन अपने भाई के बिस्तर के पास वापस जाती है और उस पर फिर से अदर लाइफ आजमाती है। उसकी आंखें फड़कती हैं और उसे उम्मीद होती है। जब अमीर आता है तो वह अपनी टेक छिपा देती है और उससे इसके बारे में पूछती है। नर्स बताती है कि कभी कभी आंखें फड़कने जैसी चीजें होती हैं। वह चली जाती है, घर जाती है और डेटा देखती है। बायरन और डैनी उसे फोन करते हैं कि रात में बाहर जाने पर वह क्या मिस कर रही है, और उसे अपने पिता से एक ईमेल मिलता है जिसमें उसके भाई का लाइफ सपोर्ट हटाने के बारे में बताया गया है। अगले दिन रेन अपने पिता से मिलने कॉलेज कैंपस जाती है जहां वह पढ़ाते हैं। वे अदर लाइफ, उसकी नैतिकता, तरक्की और यह कैसे उसके भाई की मदद कर सकता है, इस पर बात करते हैं। उसके पिता एक गड़बड़ी को लेकर परेशान हैं, लेकिन वह जोर देकर कहती रहती है कि यह सिर्फ खराब कोड है। वह जोर देकर कहता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी मेंटल कंडीशन भी खराब कोड हो सकती है, बस दिमाग इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। रेन उस पर अपने भाई को छोड़ने का इल्जाम लगाती है और कहती है कि अगर वह वहां होश में है तो उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता चाहिए। उसके पापा कहते हैं कि वह उसकी मर्जी के बिना उसके भाई को अनप्लग कर सकते हैं और बस उससे सपोर्ट मांग रहे हैं। रेन गुस्से में काम पर चली जाती है। वह कैस नाम के एक और साथ काम करने वाले से सिस्टम से अपनी फाइलें निकालने में मदद मांगती है। सैम और बायरन देखते हैं कि वे जिस नैनाइट स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं वह उसके बताए गए टेस्ट से बहुत ज्यादा है। वे पूछते हैं कि वह कौन सा सिमुलेशन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वह उन्हें नहीं बताती, बस कहती है कि यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल है। बायरन चला जाता है और वह सैम से अकेले में बात करती है। वह लोगों को रिहैबिलिटेट करने और उन्हें कुछ ही मिनटों में अपनी सजा पूरी करने देने के लिए अदर लाइफ को जेल की तरह इस्तेमाल करने का आइडिया देता है, लेकिन रेन मना कर देती है और सैम गुस्सा हो जाता है। उस पर चिल्लाता है कि वह असली प्रोडक्ट पर वापस काम करने लगे। वह चली जाती है और बाहर डैनी से टकरा जाती है। वह यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। इसके बजाय वे दोनों चले जाते हैं और प्यार करते हैं। बाद में रेन डैनी को स्नोबोर्डिंग का अनुभव दिखाते। 24 घंटे के सिमुलेशन की तुलना में यह सुनिश्चित करने के लिए रेन घबराकर बायरन से सवाल करता है। हर चीज की जांच कर ली गई है। एक बार जब बायरन ने उसे नीचे रखा तो उसने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया जहां एक दीवार बड़ी संख्या 00 एंड वाली एक स्क्रीन है। वह डिजिटल नंबर से इलेक्ट्रॉनिक बजिंग सुन सकती है। कमरे में एक सोने की चटाई है, शौचालय, एक टैबलेट और पेन और भोजन, पानी और प्रसाधन सामग्री के लिए एक हैच। वह व्यायाम करती है, खाती है और रखती है। उसने अपने टेबलेट पर स्थान को बेहतर बनाने के तरीके के बारे में नोट किया, केवल यह याद रखने के लिए कि कोई और नहीं होगा उन नोट्स को पढ़ने में सक्षम। जब सेल दिन के लिए रीसेट हो जाती है तो लाइट लाल हो जाती है और संख्या बदलकर 002 दिखाई देती है। वह याद आता है कि डैनी ने पकड़ लिया था और अपना सिर दीवार पर दे मारा था। रेन गुनगुनाती है और अपनी उंगलियों तक पहुंचती है। तीसरे दिन अपना ध्यान भटकाने के लिए फर्श पर जाली के बीच। 5वें दिन उसे अपने भाई के साथ तैरना याद है और उसे खोना भी याद है। उसे समुद्र तट पर नहाते हुए देखना। वह अपने भाई से वादा करती है कि वह उसे नहीं भूलेगी। वह शुरू होती है उन लोगों के नोट्स लेना जो लंबे समय तक कोमा से जागे और उन रिकवरी को ट्रिगर किया। दिन बीतते जाते हैं। वह खुद से इस बात पर बहस करती है कि क्या उसका भाई सचमुच चला गया है या नहीं, और क्या वह ऐसा कर सकती है।
वास्तव में प्रोग्रामिंग के साथ लाइव लौटें। दिन 300 पेनपाइट आता है और वह बत्तियां लाल होने का इंतजार करती है, परंतु फिर कमरा 001 पर रीसेट हो जाता है। रेन घबरा जाता है और महसूस करता है कि बाहर निकलने की दिनचर्या काम नहीं कर रही है। वह चिल्लाती है और टूटने लगती है चीजें। अंततः वह क्षतिग्रस्त कमरे में स्थिर पड़ी रहती है, लेकिन हवा की सीटी सुनती है। वह हैच खोलती है और एक खाली स्थान पाती है जिसे वह धक्का देती है। वह अंतराल के माध्यम से ढूंढती है और उसे चीर देती है। एक प्लास्टिक शीट और एक गोदाम जैसे कमरे में चढ़ जाती है, जिसमें उसकी प्लास्टिक शीट से ढकी हुई कोठरी होती है। उसे उस भोजन और पानी का भंडार मिलता है जिसका वह उपभोग कर रही थी। एक मॉनिटर रूम